चलिए अब हम देखेंगे थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, दीज थ्योरीज एक्सप्लेन द रिलेशनशिप अमंग, किस किस में बातें करती हैं, किस किस के बीच में रिलेशनशिप की बातें होंगी। तो सबसे पहला है कैपिटल स्ट्रक्चर, मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वैल्यू ऑफ द फर्म। ठीक है, तो भैया कितनी मेजर हैं? चार मेजर थ्योरीज है। कितनी है मेजर? चार मेजर थ्योरीज हैं। उनके नाम क्या है? नेट इनकम अप्रोच है एक, तो फिर नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच होगी, फिर होगी ट्रेडिशनल अप्रोच, फिर होगी मोदी गिलानी मिलर अप्रोच। तो कितनी है? चार हैं। थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या लिखते हैं कि थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन रिलेशनशिप अमंग कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड वैल्यू ऑफ द फर्म। ये तीन चीज़ ध्यान में रखना, कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वैल्यू ऑफ द फर्म। ठीक है, तो चार थ्योरी याद रहेगी। चार मेजर थ्योरीज कौन कौन सी है? पहली है नेट इनकम थ्योरीज है। ठीक है, ये कैसी थ्योरी है? ये है भैया रिलेवेंस। अच्छा, इसमें दो रिलेवेंस होगी और दो कौन सी होगी? इरिलेवेंस होगी। ठीक है, तो नेट इनकम अप्रोच है भैया, ये है रिलीवेंट थ्योरी। नेट इनकम अप्रोच कैसी है? रिलीवेंट है, रिलेवेंट है। और जो है आपकी नेट ऑपरेटिंग अप्रोच, ये कैसी है? नेट ऑपरेटिंग अप्रोच होगी इरिलेवेंट। चलो देखते हैं। चार है ना इसमें, एक है नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच और मोदी गिलानी मिलर अप्रोच। तो नेट इनकम अप्रोच किसने दी हुई भैया? डूरंड ने दी हुई, तो याद रखना डूरंड ने। और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच भी किसने दी हुई? डूरंड ने दी हुई। तो इनकम वाली नेट इनकम अप्रोच रिलीवेंट है और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच इरिलीवेंट है। ट्रेडिशनल अप्रोच है उसके बाद, ये कौन सी है? ये रिलीवेंट है। ये किसने दी हुई? इजरा सोलोमोन ने। उसके बाद एक आती है मोदी गिलानी मिलर अप्रोच, ये है भैया इरिलीवेंट अंडर अनरियलिस्टिक अजम्पशंस, ये दी हुई मोदी गिलानी एंड मिलर ने। ठीक है, कॉमन अजम्पशन पढ़ते हैं कि भाई कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी के कॉमन अजम्पशन कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहला है कि ओनली टू सोर्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है, डेट एंड इक्विटी, ये तो समझ में आ गया। दूसरा है नो कॉर्पोरेट टैक्सेस। ठीक है, तीसरा है टोटल असेट्स ऑफ द फर्म्स आर कांस्टेंट। ठीक है, चौथा है 100% डिविडेंड पे आउट, इसका मतलब क्या हो गया? नो रिटेन अर्निंग्स। ठीक है, फिर है EBIT रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, फिर है बिजनेस रिस्क इज कांस्टेंट। ठीक है, द फर्म हैज़ अ परपेचुअल लाइफ, ये भी ठीक है। आठवां है टोटल कैपिटलाइजेशन रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, अजम्पशंस याद रहेंगे कि ये कॉमन अजम्पशन है, 8 याद रखना। ओनली टू सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, डेट एंड इक्विटी। ठीक है, नो कॉर्पोरेट टैक्सेस। ठीक है, टोटल असेट्स ऑफ द फर्म आर कांस्टेंट। ठीक है, 100% डिविडेंड पे आउट, इसका मतलब नो रिटेन अर्निंग्स। EBIT रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, बिजनेस रिस्क इज कांस्टेंट। ठीक है, द फर्म हैज़ अ परपेचुअल लाइफ, ये भी ठीक है। टोटल कैपिटलाइजेशन रिमेन्स अनचेंज। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते तो पहली कौन सी? नेट इनकम NI अप्रोच। ये कौन सी है? ये भैया ये है रिलीवेंट थ्योरी। NI अप्रोच का कौन सी है भैया? रिलीवेंट थ्योरी है। ये डेवलप किसने करी थी? ये डूरंट के द्वारा डेवलप करी गई थी। किसके द्वारा करी गई थी? डूरंट के द्वारा डेवलप करी गई थी। ये क्या बोलता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस अफेक्ट वैल्यू ऑफ द फर्म। अच्छा, ये क्या बोलता है? डूरंट क्या बोलता है? डूरंट की जो भी है NI अप्रोच है, नेट इनकम अप्रोच है, वो क्या बोलती है? जो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन होता है वो वैल्यू ऑफ द फर्म को क्या करता है? अफेक्ट करता है। मोर डेट इज इक्वल टू लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू हायर फर्म वैल्यू। अच्छा, ये क्या बोलता है कि अगर ज़्यादा डेप होगा तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगी? कम होगी, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी तो फर्म की वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी। अच्छा, इसकी भी उसकी कुछ अजम्पशन है। ये बोलता है भैया नो टैक्सेस। ठीक है, जो कॉस्ट ऑफ डेप है वो क्या होगा? कम होता है। किससे? कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। ठीक है, इन्वेस्टर डू नॉट परसीव मोर रिस्क फ्रॉम हायर डेट। कंक्लूजन क्या था इसका? तो कंक्लूजन में मैं अगर बात करूँ तो लिखते हैं ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट, फर्म शुड यूज मोर डेट टू लोअर KO। अच्छा, वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीजेज एज डेट इंक्रीजेज अप टू अ पॉइंट। एक बार जरा बुक से पढ़ के देख लेता हूँ। तो लिखते हैं नेट इनकम NI अप्रोच में क्या लिखते हैं कि दिस थ्योरी वॉज डेवलप्ड बाय डूरंट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इज रिलेटेड विद द वैल्यू ऑफ द फर्म। ठीक है,
A change in a capital structure causes change in overall cost of capital and the value of the firm. Use of higher debt in capital structure will decrease the overall cost of capital and increase the value of the firm and market price of ordinary shares. On the contrary, a decrease in the use of a debt in capital structure will increase the overall cost of capital and decrease the value of firm and market price of equity shares. This theory is based on the following assumption. वो कौन कौन से थे? नो टैक्सेस, द कॉस्ट ऑफ अ डेट इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, द यूज ऑफ अ डेट फाइनेंस डज नॉट चेंज द रिस्क परसेप्शंस ऑफ इन्वेस्टर्स. ठीक है, एमसीक्यू देख लेते हैं. एमसीक्यू देखते सबसे पहला वाला कौन सा आ रहा है, आंसर छुपा देता हूँ. पहला है थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिट, टैक्स एंड इंटरेस्ट, कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड वैल्यू ऑफ द फर्म, असेट्स एंड लायबिलिटी या आरओआई और ईपीएस. तो है कैपिटल स्ट्रक्चर, वो तीन बातें थी ना स्टार्टिंग में, कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड वैल्यू ऑफ फर्म. ठीक है, आंसर बी. सेकेंड में मैं बात करता हूँ तो हु डेवलप द नेट इनकम अप्रोच, ये पूछा जा सकता है. एनआई अप्रोच किसने डेवलप करी? तो डूरंड इसका सही आंसर हो जाएगा. ऑप्शन में क्या दिया होता? मोदी, गिलानी, डूरंड, सोलोमन और वॉल्टर. आंसर इसका सही क्या हो जाएगा? डूरंड हो जाएगा, बी. थर्ड में हम बात करते हैं तो थर्ड वाले में मैं अगर बात करता हूँ लिखते हैं अकॉर्डिंग टू एनआई अप्रोच नेट इनकम अप्रोच इंक्रीजिंग डेट इन कैपिटल स्ट्रक्चर विल इंक्रीज overall cost of capital, decrease firm value, increase overall cost of equity, decrease overall cost of capital and increase firm value. D इसका सही आंसर है. चौथा हम देखते हैं तो the assumption that the cost of a debt is less than the cost of equity belongs to NOI approach, NI approach, MM hypothesis या फिर traditional approach. तो NI approach, net income approach. उसके बाद में देखता हूँ यहाँ पे इन नेट इनकम अप्रोच व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ मोर डेट फाइनेंसिंग. तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीजेज, वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीजेज, इक्विटी वैल्यू फॉल्स टू जीरो, टैक्स लायबिलिटी इंक्रीजेज. तो है वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीजेज, बी होगा इसका आंसर. सिक्स्थ में मैं देखता हूँ तो सिक्स्थ में क्या चीज़ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन assumption ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी. EBITs, constant business risk, worries, perpetual life of firm या no taxes. इसका क्या था देखता हूँ. इसका बी है आंसर. बी में क्या था? बिजनेस रिस्क इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट. अच्छा, हम बिजनेस रिस्क को क्या मान के चलते हैं? कांस्टेंट मान के चलते हैं. सेवंथ वाले में क्या है? सेवंथ वाला क्या बोलता है कि इफ अ कंपनी वांट्स टू मिनिमाइज इट्स ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल अकॉर्डिंग टू नेट इनकम अप्रोच इट शुड. इफ अ कंपनी वांट्स टू मिनिमाइज इट्स overall cost of capital according to net income approach it should avoid debt, more use preference shares, increase the proportion of debt या reduce equity. तो C होगा इसका, increase the proportion of debt, C. एट्थ में हम देखते तो क्या लिखते हैं इन नेट इनकम अप्रोच व्हाट इज द आइडियल कंडीशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर. KO इज इक्वल टू KO is maximum, firm uses only equity, KO is minimum and V is maximum और debt is avoided. ये तो पता नहीं चल रहा. आंसर इसका C है कि भैया KO क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए. V क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए. V क्या था यार? V का ही वॉल्यूम ऑफ द फर्म तो नहीं है, देखना पड़ेगा. ठीक है.